हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं ये बात आप सभी को थंबनेल से पता चलेगा होगा। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा जो अपने 2022-23 में एग्जामिनेशन कराए जा रहे हैं उसमें बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक, उसी के ही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पर हम बात करने वाले हैं, यानी कि उसी क्वेश्चन पेपर को हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें हर एक क्वेश्चन के आंसर की को भी बताएंगे, यानी कि जैसा कि आप सभी लोग कमेंट करके कह रहे थे कि सर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर का आंसर की प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं सोचा चलो एक वीडियो के फॉर्मेट में इस चीज को भी बता दिया जाए। ठीक है, यहां पर क्या बात बोली जा रही है, पहले हम कुछ चीजों पर बात कर लेते हैं। अगर आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से नहीं है या फिर किसी और यूनिवर्सिटी से हैं और आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप इस क्वेश्चन पेपर को देख भी सकते हैं। ठीक है, यहां पर इस क्वेश्चन पेपर में बोला गया था कि टोटल आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा और मैक्सिमम आप 75 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें कुछ खास बातें ये थी कि इसमें बोला गया था कि आपको 75 क्वेश्चन टोटल दिए जाएंगे और उसमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों को OMR सीट पर ही केवल फिल करना था, यानी कि आपको 75 क्वेश्चन में से केवल 50 ही क्वेश्चन को हल करना था। अगर उससे ज़्यादा आप कर लेते तो स्टार्टिंग के 50 ही काउंट किए जाएंगे, उसके अलावा काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, आइए चलिए अब एक एक क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। यहां पर एक एक करके सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं आप सभी को कि मैं ऑलरेडी आप सभी को सभी यूनिट्स के लेक्चर्स को प्रोवाइड करता जा रहा हूं, तो अगर आपके एग्जाम अभी थोड़ा लेट है या फिर बाद में है तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में, और वहां पर आप सभी के लिए लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप सभी की तैयारी बेहतर बन सकती है। ठीक है, यहां पर शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है द नंबर ऑफ सिग्नल्स इन द PMR स्पेक्ट्रम ऑफ CH3OCH2CH3 हमसे बोला गया है। तो इसमें हमारे पास यह जो कंपाउंड दिया गया है या फिर जो यह मॉलिक्यूल दिया गया है, इसका PMR स्पेक्ट्रम में कितने सिग्नल्स पाए जाएंगे ये बात पूछी जा रही है, या फिर होता है ये बात पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहां पर इस वीडियो में मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं बना रहा हूं, इसमें हम अपने 75 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो फटाफट से हम बस आंसर बताते चलेंगे। ठीक है, यहां पर हमारा तीसरा आंसर सही है, क्योंकि इस वाले कंपाउंड में या इस वाले मॉलिक्यूल में जो PMR स्पेक्ट्रम में सिग्नल पाया जाता है वो 3 सिग्नल पाए जाते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए। दूसरे क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि व्हिच टेक्निक, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि व्हिच टेक्निक इज नोन एज कलर राइटिंग। कलर राइटिंग के नाम से कौन सा टेक्निक जाना जाता है ये बात पूछी जा रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक होता है उसे हम कलर राइटिंग टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यहां पर जो हिंदी में आप सभी को टिक लगे हुए दिख रहे हैं, ये हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो, क्योंकि ये स्टूडेंट द्वारा लगाया गया था, तो मैं जो बता रहा हूं उस पर ही ज्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि इन द क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज कैन बी ... सपोर्टेड ऑन सॉलिड। ठीक है, यहां पर पूछा जा रहा है कि जो क्रोमेटोग्राफी में जो फेज स्टेशनरी फेज पर जो हमारे पास कौन सा ठोस पर सपोर्ट किया करता है ये बात पूछी जा रही है। तो इसमें अगर मैं करेक्ट आंसर बताता हूं तो तीसरे का बी आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि लिक्विड एंड सॉलिड दोनों ही फेजेस में ऐसा सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है। हो सकता है आप सभी को धुंधला धुंधला नजर में आ रहा हो, तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि इस पेपर की क्वालिटी थोड़ी सी खराब मुझे मिली है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन है mv² इज इक्वल टू 2h इंटू v माइनस V0 हमारे पास है। ठीक है, तो यहां पर पूछा जा रहा है कि इस इक्वेशन को किसके द्वारा दिया गया था, आई मीन यह इक्वेशन कौन सा इक्वेशन कहलाता है ये बात पूछी जा रही है। तो यह इक्वेशन जो हमारे पास है वो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाती है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, 5th नंबर का क्वेश्चन। यहां पर हमारे पास काफी अच्छा क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी एंड वेव नंबर इज। हमसे पूछा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी, आई मीन यहां पर वेलोसिटी वैसे सी से रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन वी से रिप्रेजेंट किया जाता है आमतौर पर, लेकिन यहां पर स्पीड ऑफ लाइट यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है सी से। तो इसमें पूछा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी एंड हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट एंड हमारे पास फ्रीक्वेंसी वेव नंबर में क्या रिलेशन होता है। तो मैं आप सभी को ऑलरेडी इस पर लेक्चर प्रोवाइड कर ही चुका हूं, तो ये हमारे पास करेक्ट इक्वेशन आप सभी के सामने है। तो हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन सी होगा, यानी कि 5th क्वेश्चन का सी आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, और इस बात का भी ख्याल रखिएगा, मैं जितने भी चैप्टर्स के आप सभी को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को मैंने प्रोवाइड किया था, अगर आप उन्हीं केवल लेक्चर्स को देखकर चले जाते तो आप 50 क्वेश्चन ना सही
क्योंकि सभी चैप्टर्स का मैं अभी प्रोवाइड नहीं कर पाया था, लेकिन आप 30 से 40 क्वेश्चंस करेक्ट करके चले आते, क्योंकि जितने भी मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लेक्चर प्रोवाइड किए थे 5 से 6 लेक्चर, उसमें आप सभी के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि जब लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएं तो आप उन्हें ज्वाइन करिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहां पर पूछा जा रहा है कि यस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, तो इसका शेप जो होता है वह स्फेरिकल शेप होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहां पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि हमारे पास जो सीई एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर 58 होता है, इज एन एलिमेंट ऑफ, या कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ये बात पूछी जा रही है। यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो मैं आप सभी को लेक्चर्स के फॉर्मेट में जब प्रोवाइड किया था तो वहां पर मैंने यह बताया था कि इसे हम एफ ब्लॉक के कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि 7th का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला जा रहा है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी है म्यू एंड वेवलेंथ है हमारे पास लैम्डा, आर रिलेटेड टू ईच अदर, यह किस प्रकार एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो वेवलेंथ इज इक्वल टू हमारे पास होता है सी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या होता है सी अपॉन में फ्रीक्वेंसी, यानी कि न्यू। तो अगर इसी को हम कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि न्यू इज इक्वल टू हमारे पास होता है सी अपॉन लैम्डा, लेकिन यहाँ पर प्रोपोर्शनल के साइन में दिया गया है, तो जो सी होता है वो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की तरह हट जाता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। काफी अच्छा क्वेश्चन, और इससे आसान क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में देखने को ही नहीं मिल सकता। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है, तो ए ऑप्शन इसका राइट है, क्योंकि डी ब्रोगली इक्वेशन कहता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम बी होता है, या फिर मैं कहूं एच अपॉन में पी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन पर। यहां पर बोला जा रहा है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड एज आ रिजल्ट ऑफ LCAO मेथड नॉट ओबे, कौन सा मेथड ओबे नहीं करता। मैं आप सभी को लेक्चर से प्रोवाइड कर रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी या फिर मैं कहूं LCAO मेथड जो होता है वह पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंडे मैक्सिमलिटिसिटी रूल और हमारे पास ऑफ वाउ प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है, केवल बीर लैम्बर्ट्स जो लॉ होता है या फिर बीर्स लॉ जो है यहाँ पर, वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि ये हमारे पास अगले वाले चैप्टर्स में मिलता है, तो ये हमारे पास नहीं सेटिस्फाई करता है। ठीक है, बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि वह उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि एक एक्सप्रेशन दिया गया है या फिर मैं कहूं एक रिलेशनशिप दिया गया है, और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा इसका नाम होता है। तो मैं आप सभी को ऑलरेडी पढ़ाया हूं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है वह होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई होता है। तो इसे हम कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप लेक्चर्स देखेंगे तो वहां पर आपको सभी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे बोला जा रहा है, एक हमारे पास यहाँ पर मैथमेटिकल चीज पूछी जा रही है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि उसका वेवलेंथ कितना होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, लेकिन जब आप सभी को कोई और लेक्चर में प्रोवाइड करूँगा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का, तो वहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन भी करा दूंगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन टाइम लगेगा, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि वीडियो छोटा रहे और मैं आप सभी को डायरेक्ट आंसर बताता चल रहा हूँ। तो अगर आप को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, हम आप सभी को वहाँ पर इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 3.32 इंटू 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, तो इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यहां पर हमसे पूछा जा रहा है द पॉसिबल सबसेल इन n इज इक्वल टू 3, जो हमारे पास एनर्जी सेल होता है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ सबसेल्स हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ सबसेल होंगे वो भी 3 ही होते हैं, क्योंकि जितना भी हमारे पास सेल नंबर होता है किसी भी एटम में, उतने ही उसके सबसेल्स की संख्या होती है। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम n इज इक्वल टू 3 लिए हैं तो इसमें हमारे पास 3 ही सबसेल पाए जाएंगे, और वो 3 सबसेल क्या हो सकते हैं, S, P और D। उसके बाद हम जब जाएंगे तब F पर बात करते हैं, तो यहाँ पर 3 ही है, तो इसलिए हमारे पास SPD होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट होगा, यानी कि 13 नंबर के क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर।
यहाँ पर बोला जा रहा है कि वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करता है जो हमारे पास वेव मैकेनिकल मॉडल होता है। यह बात हम जानते हैं कि किसी भी एटम के दो प्रकार के मॉडल होते हैं, एक होता है क्लासिकल मैकेनिकल मॉडल और दूसरा होता है वेव मैकेनिकल मॉडल। तो वेव मैकेनिकल मॉडल का जो सूत्रधार था वो डी ब्रोगली इक्वेशन और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही था, और उस पर आधारित ही श्रोडिंगर ने अपने वेव इक्वेशन को बनाया था। तो वेव इक्वेशन जो था वह पूरी तरीके से उस पर डिपेंड हो गया था, हमारा वेव मैकेनिकल मॉडल फॉर एन एटम। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हमारे पास तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए हम चौथे ऑप्शन पर टिक कर देंगे, यानी कि डी ब्रोगली इक्वेशन और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तीनों पर ही डिपेंड करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। यहां पर बोला जा रहा है कि वैल्यू ऑफ लैप्लासियन ऑपरेटर इज, हमारे पास जो लैप्लासियन ऑपरेटर होता है, मैं आप सभी को लेक्चर्स के फॉर्मेट में बताया भी था कि हमारे पास जो लैप्लासियन ऑपरेटर होता है वह होता है डेल 2 अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, तो मैं फिर से बताता हूँ। लैप्लासियन ऑपरेटर नेबला स्क्वायर इंटू एफ, या फिर लैप्लासियन ऑपरेटर f इज इक्वल टू हमारे पास होता है डेल 2 f अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि x डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, और यहाँ पर डेल 2 f अपॉन में डेल वाई स्क्वायर होता है, एंड यहाँ पर होता है डेल 2 f अपॉन में डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है लैप्लासियन ऑपरेटर। और अगर यहीं से ही हम केवल f को मतलब साइड कर देते हैं तो हमारे पास नेबुला का वैल्यू मिल जाएगा, तो इसलिए हमारे पास लैप्लासियन ऑपरेटर का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, मैं इसके बारे में तो आप सभी को जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ा रहा था तो काफी अच्छे से बताया भी था। ठीक है, तो आप लोग लेक्चर्स को ज्वाइन किए होंगे, तो आप सभी लोग ये क्वेश्चन पेपर ऐसे चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पेपर है और मैं आप सभी को हर एक चीज़ पढ़ाया भी हूँ। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, और इस वीडियो का जो PDF है वो आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हेन स्कैटरिंग एंगल इज 0 देन कॉम्पटन शिफ्ट विल बी। अच्छा क्वेश्चन है। मैं आप सभी को पढ़ाया था कि हमारे पास जो कॉम्पटन इफेक्ट होता है उसमें एक एक्सप्रेशन भी आप सभी को बताया था, वह क्या था कि डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन में एम सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। और मैंने आप सभी को यह भी बताया था कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हुआ, यानी कि 0 डिग्री, और यहाँ पर क्वेश्चन में 0 डिग्री पर ही बात किया जा रहा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1, और यहाँ पर जब मैं 1 माइनस 1 करूंगा तो हमारे पास हो जाएगा 0, और इस प्रकार डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 0, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 17। यहां पर बोला जा रहा है दी ब्लैक बॉडी इमिट्स। ब्लैक बॉडी क्या इमिट करता है, लाइन स्पेक्ट्रम को, बैंड स्पेक्ट्रम को, मिक्स्ड स्पेक्ट्रम को, या फिर कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम को। तो इसके बारे में खैर मैक्स प्लांक बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में बता चुके हैं इसके बारे में। तो मैक्स प्लांक ने ही कहा था कि यह कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम को रिलीज करता है, यानी कि ब्लैक बॉडी जो इमिट करता है वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन हमारे पास बोला जा रहा है कि कॉम्पटन इक्वेशन इज। कॉम्पटन इक्वेशन क्या होता है, यह भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आप सभी को कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा चुका हूं। तो कॉम्पटन इक्वेशन में अभी लिखा था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है, जहां पर एच क्या होता है प्लांक्स कांस्टेंट, एम क्या होता है मैं आप सभी को सब कुछ बता चुका हूं, तो फिलहाल यहां पर ज्यादा इन चीजों के बारे में रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। यहां पर क्या बात बोली जा रही है कि वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स रिप्रेजेंट्स। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी लोग इसमें फंस भी सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल तौर पर अगर आप एक नजर में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वेव फंक्शन जो होता है वो तो यही तो बताता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहां पर पाया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में क्या फंसाया गया है, यहां पर ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि ए स्टेट ऑफ द सिस्टम, ऑप्शन बी में हमारे पास बोला जा रहा है कि इस शेप ऑफ द सिस्टम बताता है, ऑप्शन सी में हमारे पास बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम बताता है, और ऑप्शन डी में हमारे पास एनर्जी ऑफ द सिस्टम बताता है। तो जो हमारे पास वेव फंक्शन होता है, मैं आप सभी को ऑलरेडी बताया हूं कि जो हमारे पास वेव फंक्शन होता है वह एक ऐसा खजाना होता है जिस पर हम किसी भी ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, उसके पाए जाने की प्रायिकता कितनी है, सभी चीज़ों पर हम बात कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमेशा ध्यान में रखना कि ए स्टेट ऑफ द सिस्टम बताता है, यानी कि 19 नंबर के क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यह बात ध्यान में रखना, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सी ऑप्शन पर टिक करके आएंगे, और वही गलती है, क्योंकि सी ऑप्शन इज नॉट राइट आंसर।
19 का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, बात करते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन पर। यहां पर बोला जा रहा है कि फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन जैसे एटम्स के लिए द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, यह किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन होगा, यानी कि म्यू जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। यहां पर बोला जा रहा है कि 21 नंबर के क्वेश्चन में द एंगुलर पार्ट ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन डिपेंड्स अपॉन, हमारे पास कोई भी अगर एटॉमिक ऑर्बिटल फंक्शन है तो उसका जो एंगुलर पार्ट होगा वह किस पर डिपेंड करेगा, ये बात पूछी जा रही है। तो नॉर्मल तौर पर हम जानते हैं कि एंगुलर क्वांटम नंबर जो हमारे पास होता है उसे हम यल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि यल हमारा करेक्ट आंसर है, तो इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें यल को मेंशन कर दिया गया और यहीं पर गेम खेल गया है एग्जामिनर, आई मीन क्वेश्चन पेपर जो बनाया उसने। ठीक है, तो अब यल तो तीनों ऑप्शन में है, तो आप किस पर टिक करेंगे? तो मैं बताता हूं आप सभी को, ध्यान में रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है उसका एंगुलर पार्ट उसके एंगुलर क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दोनों पर ही डिपेंड करता है। यानी कि हमारे पास यल द्वारा उसके शेप को बताया जाता है और यम द्वारा उसके ओरिएंटेशन को बताया जाता है। ये सभी चीज़ें मैं लेक्चर्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है वो आप सभी के सामने लिखा गया है। ठीक है, बस अंतर क्या किया गया है कि इसमें राइट हैंड साइड हमारे पास जो दिया गया है वह इज इक्वल टू ए लिख दिया गया है। ठीक है, तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि ए का वैल्यू क्या होगा, ये हमें बताना है कि ए का वैल्यू क्या होगा इस वाले इक्वेशन में। तो देखो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आप सभी को पढ़ाया था और उसमें मैंने कहा था कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड होता है वह 0 के बराबर होता है। तो यानी कि ए का वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर होगा, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है वही करेक्ट होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 नंबर का क्वेश्चन जो हमारे पास है इसमें बोला जा रहा है कि वन पोस्टुलेट ऑफ वेव मैकेनिक्स इज, वेव मैकेनिक्स का कोई एक पोस्टुलेट हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन में, तो अब वह कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये बात पूछी जा रही है। तो ये थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास पहला ऑप्शन है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी को ये चीज़ बता चुका हूँ कि अगर हम वेव फंक्शन पर किसी भी ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक ऑपरेटर है ए कैप, तो उसे जब हम वेव फंक्शन पर अप्लाई किए तो हमारे पास आइगन वैल्यू लैम्डा मिला और यहाँ पर हमारे पास इनटू वेव फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास करेक्ट आंसर बन रहा है। और साथ ही साथ अगर इस क्वेश्चन नंबर 23 का सी ऑप्शन पर बात किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास वेव फंक्शन है और इस पर हम जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को अप्लाई किए तो हमारे पास एनर्जी इनटू साई मिल रहा है, यानी कि वेव फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी तो हमारे पास एक पोस्टुलेट है, लेकिन अगर आप टिक करते हैं ऑप्शन ए तो वहां पर ज़्यादा चांसेस हैं आपके करेक्ट होने के। ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शन सी है वो एक स्पेशल केस है ऑप्शन ए का, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए ज़्यादा सही है, ऑप्शन सी भी सही है लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 24 नंबर का क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसके पास हाईएस्ट एनर्जी पाई जाएगी? तो ऑप्शन ए है हमारे पास पाई स्टार 2p, ऑप्शन बी है हमारे पास पाई स्टार 2px, ऑप्शन सी हमारे पास है सिग्मा 2py, ऑप्शन डी हमारे पास है सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो पहले कुछ चीज़ों को हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर देखो, यह बात हम जानते हैं कि जो हमारे पास सिग्मा के फॉर्म में अगर हमारे पास पी ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग, अगर हम लेटरल ओवरलैपिंग होता है, एक एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, ये सभी चीज़ें हम जानते हैं। तो हमारे पास जब पी ऑर्बिटल्स का एक्सियल ओवरलैपिंग होता है तो उसमें हमारे पास एक्स ऑर्बिटल का होता है आमतौर पर यहाँ पर, लेकिन पी और यहाँ पर वाई और जेड का भी हमारे पास दे दिया गया है। तो वाई और जेड वाले तो हमारे पास वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इनका सिग्मा ओवरलैपिंग नहीं होता बल्कि पाई ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, जो भी हमारे पास पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल्स होते हैं इनका लेटरल ओवरलैपिंग होता है, तो इसलिए हमारे पास ये सिग्मा नहीं बल्कि पाई वाले बनाएंगे, तो 2 ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गए। ठीक है, और मैंने आप सभी को अभी बताया कि जो हमारे पास पी एक्स वाले होते हैं वो सिग्मा ओवरलैपिंग करते हैं, तो इसलिए हमारे पास बी ऑप्शन भी गलत हो जा रहा है, एक ही ऑप्शन बच रहा है ए, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का ए ऑप्शन राइट है।
ठीक है, और भी इसमें लॉजिक हम खोज सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये एक नॉर्मल सा लॉजिक मैं बताया हूं जो आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं और ये बिल्कुल सही है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। यहां पर बोला जा रहा है कि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमिना है उसे सक्सेसफुली किसने एक्सप्लेन किया था, ये बात पूछी जा रही है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा आइंस्टाइन। मैं आप सभी को ऑलरेडी बताया हूं कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली इसका स्टार्टिंग मैक्स प्लांक द्वारा किया गया था। तो फिलहाल काफ़ी सारे बुक्स अगर देखेंगे तो वहाँ पर प्लांक भी देखने को मिल सकता है, लेकिन सक्सेसफुली एक्सप्लेनेशन इसका आइंस्टीन ने ही दिया था, ठीक है। तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो हमारे पास है वह क्या होता है। क्या वह डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, या फिर वह प्रोडक्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, या फिर वह सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो जो हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है वह तो एनर्जी ऑपरेटर होता है, ये बात हम जानते हैं। तो इसलिए वह सम है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। यहां पर बोला जा रहा है कि द वेव नंबर रेंज दैट इज यूज्ड फॉर इंफ्रारेड रेडिएशन। अगर हम इंफ्रारेड रेडिएशन पर बात कर रहे हैं तो उसका वेव नंबर रेंज कितना होगा, यह बात पूछी जा रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, क्योंकि जो हमारे पास इंफ्रारेड, यानी कि यह बात ध्यान में रखिएगा, हर एक रेडिएशन के अलग अलग वेव लेंथ का रेंज होता है या वेव नंबर का रेंज होता है, ये बात हम जानते हैं। तो इंफ्रारेड रेडिएशंस का जो वेव रेंज होता है, ठीक है, वेव नंबर रेंज होता है वह होता है 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, यह बात ध्यान में रखिएगा। इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। यहां पर क्या बात बोली जा रही है समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर बोला जा रहा है कि एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स इज। मैं आप सभी को वन डायमेंशनल बॉक्स पढ़ा चुका हूं और मैंने कहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके एग्जाम सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके वन डायमेंशनल बॉक्स में जो हमारे पास पार्टिकल होता है उसकी एनर्जी पूछी जा रही है, उसका एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है। तो मैं आप सभी को पढ़ाया था कि उसका एक्सप्रेशन होता है En इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 8m a स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 का जो ए ऑप्शन है वही करेक्ट होगा, इज द राइट आंसर। ओके, आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 29 में हमारे पास बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ वेव नंबर इन सेंटीमीटर इनवर्स ऑफ वेवलेंथ 25 माइक्रोम्यूयम हमारे पास दिया गया है। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि हमारे पास वेवलेंथ दे दिया गया है, इसका हमें वेव नंबर का वैल्यू बताना है, वो भी सेंटीमीटर इनवर्स में बताना है, और इसका हमारे पास मात्रक जो वेवलेंथ का मात्रक है वो दूसरा दिया गया है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर आप लोग यूनिट 2 के लेक्चर्स देखेंगे, यूनिट 3 के लेक्चर देखेंगे तो आपको वहां पर पता चल जाएगा। इसका ए ऑप्शन ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। यहां पर मैं कैलकुलेशन नहीं करा रहा हूं क्योंकि इसका कैलकुलेशन ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, ठीक है। यहां पर हमसे बोला जा रहा है द डीजेनरेसी ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स इज गिवन बाय। क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास जो रोटेशनल एनर्जी लेवल का डीजेनरेसी होता है उसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है। तो मैं इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि इसका एक्सप्रेशन हमारे पास होता है 2j+1 होता है, ठीक है। तो इसलिए 30 नंबर के क्वेश्चन का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर 31 नंबर के क्वेश्चन पर हम बात करने वाले हैं। तो यहां पर हमारे पास आता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ प्रिंसिपल सेल आर। किसी भी हमारे पास जो भी कोई भी एक टर्म अगर पाया जाता है तो उसका जो हमारे पास प्रिंसिपल सेल होता है, यानी कि नंबर जो हमारे पास सेल्स होते हैं उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एक सेल में। तो इसके लिए भी एक्सप्रेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि n स्क्वायर होता है, यानी कि अगर हम n स्क्वायर नहीं होता, एक सेकंड, यहां पर अगर हम पहला वाला सेल पर बात करते हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, दूसरे वाले सेल में बात करते हैं तो वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो सी ऑप्शन है वही करेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 8 मिलेगा, ऐसे ही करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आइए बात करते हैं 31 नंबर के क्वेश्चन का। हमारे पास सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन पर। यहां पर हमसे क्या बात बोली जा रही है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिक्वायर्ड मैक्सिमम एनर्जी। कौन सा ऐसा हमारे पास ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, ये बात पूछी जा रही है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आप सभी को पता ही होगा कि सिग्मा से सिग्मा स्टार जब हम ट्रांजिशंस कराते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, और ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। आइए बात करते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन पर। यहां पर बोला जा रहा है कि रोटेशनल कांस्टेंट जो बी होता है उसका क्या एक्सप्रेशन होता है। तो इसके बारे में भी मैं आप सभी को बता ही चुका हूं कि h/8π² होता है, जहां पर आई का वैल्यू जो होता है वह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये सभी चीजें ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 34 नंबर का क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है
द सिलेक्शन रूल फॉर प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम इज, जो हमारे पास प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम होता है उसका सिलेक्शन रूल क्या होता है, ये बात पूछी जा रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेल्टा जे इज इक्वल टू हमारे पास होता है 0 एंड प्लस माइनस हमारे पास कितना होता है 2 होता है। तो इसलिए बी ऑप्शन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 35 नंबर के क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है Which of the following molecule will not show IR स्पेक्ट्रम, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को शो नहीं करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, क्योंकि जो हमारे पास होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को शो नहीं करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 35 हो गया, 36 पर बात करते हैं। 36 में हमसे बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोवेव इनएक्टिव, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल हो जो माइक्रोवेव इनएक्टिव है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो यहां पर भी वही ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें भी हमारे पास जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं वो इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो 36 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं हमारे पास 37 नंबर के क्वेश्चन पर। यहां पर बोला जा रहा है कि 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज, ठीक है, तो हमारे पास जो 0 पॉइंट एनर्जी होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर का वह होता है हमारे पास एच कट ओमेगा अपॉन में हमारे पास होता है 2, तो इसलिए हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 38 नंबर का क्वेश्चन में आप सभी को अभी जब आप सभी लोग कह रहे थे कि सर हमारे कल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, और मैं उसमें आप सभी को जब क्वेश्चंस एक वीडियो प्रोवाइड किया था तो उसी में यह क्वेश्चन मेंशन भी था कि जो हमारे पास लैम्डा मैक्स होता है वह किस कंपाउंड के लिए सबसे ज़्यादा होता है इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, बस इस ऑप्शन में एक छोटी सी कमी है कि जो सी ऑप्शन है उसमें डबल बॉन्ड एक रिप्रेजेंट नहीं है, जो कि यहां पर होना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए यहां पर फिलहाल मैं सी ऑप्शन को टिक कर रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन का जो ऑप्शंस दिए गए हैं इन ऑप्शन में गलती है, लेकिन फिलहाल मैं टिक कर रहा हूं सी पर। ठीक है, लेकिन सी ऑप्शन पूरे तरीके से सही नहीं है, क्योंकि इसमें एक बॉन्ड छोड़ दिया गया है। तो अगर वो एग्जामिनर या फिर क्वेश्चन पेपर वाला जो भी है ध्यान देगा तो शायद आप सभी के सभी नंबर्स मिल जाए। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पर सभी बच्चों को। बात करते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन पर। यहां पर क्या बात बोली जा रही है कि हमारे पास जो सी बॉन्ड एच बॉन्ड वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एल्किन्स होता है उसका क्या रेंज होता है, या फिर कितना वैल्यू होता है वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, वो बात पूछी जा रही है। तो इसका भी मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं कि इसका जो बी ऑप्शन है वही करेक्ट होगा, क्योंकि इसका जो रेंज होता है वो होता है 3100 से 3000 सेंटीमीटर के बीच, सेंटीमीटर इनवर्स के बीच होता है। तो इसके बीच का जो रेंज आता है वो यही फिलहाल देखने को मिल रहा है ऑप्शंस में से, तो कोई और ऑप्शन तो है नहीं, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बात करते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन पर। यहां पर क्या बात बोली जा रही है कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, जो हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वह किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो वो प्रोवाइड करता है डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताता है, यानी कि 40 नंबर के क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। बात करते हैं 41 नंबर के क्वेश्चन पर। यहां पर क्या बात बोली जा रही है समझने का प्रयास करते हैं। दिस सेपरेशन बिटवीन ईच रोटेशनल लाइंस इन केस ऑफ रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम इज, क्या बात बोली जा रही है समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम में बात कर रहे हैं तो हर एक केस में जो हमारे पास जो रोटेशनल लाइंस पाए जाते हैं उनके बीच का कितना दूरी होता है, ये बात पूछा जा रहा है। तो नॉर्मल तौर पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो रोटेशनल लाइंस होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2b होता है, लेकिन जब यही बात हम बात करने लग जाते हैं रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम में तो वो बढ़कर 4b हो जाता है, इसलिए हमारे पास बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यानी कि 41 नंबर के क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बात करते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन पर। यहां पर क्या बात बोली जा रही है समझने का प्रयास करते हैं। द बेस वैल्यू ऑफ होमो एनुलर डाइंस इज, मैं आप सभी को बोला था ना कि होमो एनुलर डाइंस और हेट्रो एनुलर डाइंस में से आपसे एक या दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और यहां पर लीजिए आप सभी के सामने प्रेजेंट है। जो हमारे पास होमो एनुलर डाइंस होते हैं उसका जो बेस वैल्यू होता है वह 253 यानियम होता है, इसलिए हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि 42 नंबर के क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन पर। यहां पर क्या बात बोली जा रही है समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ा ब्लर दिख रहा हो, लेकिन आप सभी को अगर वीडियो क्वालिटी बढ़ाए होंगे और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर इसे विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि जो हमारे पास म्यू मैक्स होता है, न्यू मैक्स जो होता है वह कार्बन और ऑक्सीजन के जो डबल बॉन्ड्स बने हैं ऑफ विच कंपाउंड इज मैक्सिमम अलोंग द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पर हमारे पास 4 कंपाउंड आप सभी के सामने स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं, और इनमें से पूछा जा रहा है कि जो हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है उसमें कौन सा ऐसा
ऐसा कंपाउंड है जो सबसे ज़्यादा म्यू मैक्स को रख रहा है, ये बात पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ फिलहाल, अगर इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो में प्रोवाइड करूँगा तो किसी और लेक्चर में मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, जो आप सभी को इस प्रकार का स्ट्रक्चर आप सभी को देखने को मिल रहा है, यही कंपाउंड सबसे ज़्यादा रखता है। ठीक है, बात करते हैं 44 नंबर के क्वेश्चन पर। यहां पर हमसे बोला जा रहा है कि हाउ मेनी PMR सिग्नल्स। ठीक है, ध्यान में रखना कि PMR सिग्नल बोला गया है, यानी MR सिग्नल नहीं बोला गया है। गिवन बाय द कंपाउंड, हमारे पास एक कंपाउंड है जो आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिख भी रहा है। ठीक है, यहां पर पूछा जा रहा है कि इसमें कितने PMR सिग्नल्स दिए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 44 नंबर का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि हमारे पास 5 सिग्नल दिए जाते हैं। बात करते हैं 45 नंबर के क्वेश्चन पर। ठीक है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आप सभी के सामने देखने को मिलने वाला है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा। इसमें बोला जा रहा है कि पिक आउट इनकरेक्ट मैच। ठीक है, करेक्ट मैच नहीं पूछा गया है बल्कि इनकरेक्ट मैच पूछा गया है। एक लाइन में हमारे पास न्यूक्लियस दे दिया गया है, दूसरे लाइन में हमारे पास स्पिन दे दिया गया है। तो जो हमारे पास O17 दिया गया है, ठीक है, इसका हमारे पास जो स्पिन है वो 3/2 लिखा गया है, लेकिन एक्चुअल में इसका जो स्पिन होता है वह 5/2 होता है। ठीक है, तो फिलहाल ए ऑप्शन जो है वह इनकरेक्ट मैच है और ए ऑप्शन यहाँ पर टिक होता नजर में आ रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं और यहाँ पर जो हमारे पास B10 है वो बिल्कुल सही है, इसका जो हमारे पास स्पिन होता है वह 3 होता ही है। और यहाँ पर जो हमारे पास S32 है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसका स्पिन 0 होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम बात करते हैं N15 पर, ठीक है, यानी कि N15 पर अगर हम बात करते हैं तो इसका जो हमारे पास स्पिन होता है वह हाफ होता है, ना कि 1 होता है। अगर हम N14 पर बात करते तो बिल्कुल सही था, N14 का जो स्पिन होता है वह 1 होता है। तो इसलिए यहां पर 2 ऐसे ऑप्शन हैं जो इनकरेक्ट मैच रखते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आप सभी को दोनों ही, मतलब इस क्वेश्चन का सभी बच्चों को आंसर मिल जाए या फिर इसे नेग्लेक्ट कर दिया जाए आप सभी के क्वेश्चन पेपर में से। ठीक है, तो डिपेंड अपॉन योर जो एग्जामिनर होगा उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होते नजर में आ रहे हैं। तो फिलहाल आप जिस पर भी टिक किए होंगे आप सही होंगे। ठीक है, बात करते हैं 46 नंबर के क्वेश्चन पर। यहां पर क्या बात बोली जा रही है कि हाउ मेनी NMR सिग्नल्स आर फाउंड इन साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोप्रोपीन। जो हमारे पास साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोप्रोपीन होते हैं उनमें जो हमारे पास NMR सिग्नल्स पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं। तो नॉर्मल तौर पर अगर इस ऑप्शन में हम बात करते हैं तो जो हमारे पास, मान लेते हैं साइक्लोप्रोपीन के बारे में आपको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन साइक्लोप्रोपेन के बारे में आप पढ़े होंगे तो वहां पर आपको बताया गया होगा कि उसमें केवल और केवल एक ही NMR सिग्नल पाया जाता है। और अगर ऑप्शन से आप एलिमिनेट करना चाहेंगे तो इसका जो सी ऑप्शन है वही करेक्ट बन रहा है, यानी कि 46 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बात करते हैं 47 नंबर के क्वेश्चन पर। यहां पर बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द न्यूक्लियस इन NMR इनएक्टिव। NMR इनएक्टिव बोला गया है, एक्टिव नहीं बोला गया, इनएक्टिव बोला गया है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक है फ्लोरीन का आइसोटोप, दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन का आइसोटोप और तीसरा हमारे पास ऑक्सीजन का आइसोटोप। ठीक है, तो जो हमारे पास O17 होता है, यह बात ध्यान में रखिएगा कि जो O17 होता है यह एक्टिव होता है और जो O16 होता है वह इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है वही करेक्ट होगा, यानी कि 47 नंबर के क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, 48 नंबर के क्वेश्चन पर। यहां पर बोला जा रहा है द नंबर ऑफ सिग्नल गिव्स बाय, हमारे पास एक कंपाउंड यहां पर आप सभी के सामने है, एथिल अल्कोहल। इसमें बोला जा रहा है कि PMR स्पेक्ट्रम में इसमें कितने सिग्नल्स पाए जाते हैं, ये बात पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है 48 नंबर के क्वेश्चन का वो है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि इसमें 3 सिग्नल्स पाए जाते हैं, यह बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, 48 नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं 49 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हिच बॉन्ड हैज मैक्सिमम न्यू मैक्स। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि न्यू मैक्स किस में सबसे ज़्यादा होगा, और यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड आप सभी के सामने प्रेजेंट है। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो हमारे पास एल्कोहलिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है, यानी कि OH बॉन्ड, जिसे हम हाइड्रोक्सिल बॉन्ड कहते हैं या हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं एक्चुअली, तो इसमें हमारे पास जो न्यू मैक्स होता है या सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, 50 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। मैं आप सभी को बोला था कि इससे आप सभी के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं कि कौन सा ऐसा
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यानी कि EMR है, जिसके पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ होता है या फिर मिनिमम वेवलेंथ होता है। इन दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। एनर्जी के रिफरेंस में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर फिलहाल वेवलेंथ के रिफरेंस में पूछा गया है, तो इसका मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ इन चीज़ों के बारे में बहुत बार। तो जो रेडियो वेव्स होते हैं उन्हीं का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है, ठीक है, और इनकी एनर्जी सबसे कम होती है। और यहाँ पर हम बात करते हैं 51 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है दी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करता है जो हमारे पास वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर बात किया जाए तो रिड्यूस्ड मास पर डिपेंड करता है, बिल्कुल सही है। डाइपोल मूवमेंट पर भी डिपेंड करता है, फोर्स कांस्टेंट पर भी डिपेंड करता है, यानी कि हमारे पास जो डी ऑप्शन है वही करेक्ट होगा, यानी कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सभी पर डिपेंड करता है। बात करते हैं 52 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है हमारे पास कि जो PMR होता है वह किसके स्टडी में होता है, ठीक है। क्या वह माइक्रोवेव रीजन के स्टडी में होता है, क्या वह रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन के स्टडी में होता है, क्या वह इंफ्रारेड रीजन के स्टडी में होता है, या फिर विजुअल रीजन के स्टडी में होता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। जो हमारे पास प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है उसका स्टडी हम रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में करते हैं। यह बात ध्यान में रखिएगा, जो प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है उसे हम PMR कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर हम बात करते हैं 53 नंबर के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है फॉर द वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल द सिलेक्शन रूल अंडर हार्मोने अप्रॉक्सीमेशन इज। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि जो हमारे पास वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम के लिए जो हमारे पास होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है उसका सिलेक्शन रूल क्या होगा हार्मोने अप्रॉक्सीमेशन के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आप सभी को आंसर बता देता हूँ, इसका जो बी ऑप्शन है वही करेक्ट होगा, क्योंकि हमारे पास जो डेल्टा न्यू होता है वह हमारे पास +-1 ओनली होता है, ठीक है, यह बात ध्यान में रखिएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 54 नंबर के क्वेश्चन पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है द नंबर एंड इंफ्रारेड एक्टिव वाइब्रेशनल मोड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का जो हमारे पास इंफ्रारेड एक्टिव वाइब्रेशनल मोड होता है और उसके जो संख्याएं हैं वो पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैं बता देता हूं, 4 ही होता है, तो इसलिए 54 नंबर के क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहां पर हमसे बोला जा रहा है कि N से पाई स्टार ट्रांजिशन किस वाले कंपाउंड में देखने को मिलता है। ऑप्शन हमारे सामने है, ठीक है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है एल्कीन्स, दूसरा ऑप्शन है एल्काइंस, तीसरा ऑप्शन है कार्बोनिल्स और चौथा ऑप्शन है कि सभी में पाया जाता है। तो यह बात ध्यान में रखना कि जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड होते हैं उसमें सिग्मा पाया जाता है। मैं आप सभी को बताया था कि सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर सिग्मा ओवरलैपिंग हो रहा है। अगर हम पाई से पाई स्टार पर बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, वो दोनों कैटेगरीज आ जाते हैं, यानी कि एल्कीन्स और एल्काइंस तो हमारे पास पाई से पाई स्टार वाले में बन रहा है। लेकिन N से पाई स्टार तब होता है जब हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉन भी कंपाउंड में पाया जाए जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट ना करता हो, उसी को तो N इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास कार्बोनिल्स ग्रुप्स होते हैं उसमें जो हमारे पास ऑक्सीजन पर एटम होते हैं 2 एटम, वो हमारे पास बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए बात करते हैं 56 नंबर के क्वेश्चन पर। यहां पर बोला जा रहा है कि रमन इफेक्ट क्या है, क्या वह इनएलास्टिक स्कैटरिंग है लाइट का, क्या वह इलास्टिक स्कैटरिंग है लाइट का, या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है, या फिर ऑल ऑफ द एबव है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, क्योंकि जो रमन इफेक्ट होता है वह इनएलास्टिक स्कैटरिंग होता है लाइट का, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, 57 नंबर के क्वेश्चन पर। यहां पर बोला जा रहा है कि इन रमन स्पेक्ट्रम द मिडिल लाइन इज कॉल्ड। रमन स्पेक्ट्रम में जो हमारे पास मिडिल लाइन होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है रायले लाइन। जो हमारे पास रायले लाइन होता है उसी को ही हम कहते हैं रमन स्पेक्ट्रम का मध्य रेखा, ठीक है। बात करते हैं 58 नंबर के क्वेश्चन पर। यहां पर हमसे बोला जा रहा है द इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को फिलहाल स्किप कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपको पता होगा इसका आंसर तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। मुझे फिलहाल डाउट है इसलिए मैं छोड़ रहा हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहां पर हमसे बोला जा रहा है द इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस इज एन एग्जांपल। यह किसका एग्जांपल है, क्या वह स्टार्क इफेक्ट है, या फिर रसेल सॉन्डर्स इफेक्ट है, या फिर हमारे पास पास्टन ब्रैकेट इफेक्ट है, या फिर वाइब्रेशन इफेक्ट है। तो आपको अगर ऑप्शन का आंसर सही पता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। फिलहाल मुझे डाउट है कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है।
वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिलहाल है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 59 नंबर के क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि हाउ मेनी हाइपर फाइन लाइन्स इन ESR स्पेक्ट्रम आर सोन बाय Mn2+। यहाँ पर ध्यान में रखना ESR स्पेक्ट्रम बोला गया है, ठीक है। इसमें हमारे पास आप सभी के सामने क्वेश्चन दिया ही गया है, आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका जो डी ऑप्शन है वही करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें 6 हाइपर फाइन लाइन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 60 नंबर के क्वेश्चन पर बात करने पहुंच चुके हैं हम। यहाँ पर बोला जा रहा है हमारे पास कि अगर हम सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कराते हैं तो जो हमारे पास लैम्डा होता है वह कहाँ पर लाई करता है, ठीक है। तो वो हमारा लाई करता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। कई बुक में आप देखेंगे तो अल्ट्रा वायलेट विजिबल रीजन लिखा गया होता है, लेकिन जो विजिबल रीजन होता है उसमें बहुत कम लाई करता है। इसलिए अगर ऑप्शन में मिक्स नहीं दिया गया है तो आप अल्ट्रा वायलेट को टिक कर सकते हैं, विजुअल रीजन यहाँ पर गलत हो जाएगा। और इंफ्रारेड रीजन में तो कभी भी लाई करता ही नहीं है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या आता है, 61 नंबर का क्वेश्चन, व्हिच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लोवेस्ट इन एनर्जी। अच्छा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे पास बोला जा रहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा यहाँ पर है चारों ऑप्शन में से जिसके पास एनर्जी सबसे कम होती है। क्या वह लैम्डा होता है? नहीं, लैम्डा तो कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। बात करते हैं सिग्मा होता है, सिग्मा स्टार होता है, पाई स्टार होता है। तो एक बात हम जानते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में मैंने आप सभी को बताया था कि जो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उसके पास एनर्जी सबसे कम होती है, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो सिग्मा स्टार हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, पाई स्टार भी हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो इनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। और कम किसकी एनर्जी होगी? तो वो है सिग्मा, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन से सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान से क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहाँ पर छोड़ देता हूँ, या फिर आप अगर कमेंट करके बताएंगे तो मैं आप सभी को इन क्वेश्चन को भी करा दूंगा। फिलहाल यहाँ पर लेक्चर बड़ा हो रहा है तो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। और इस वीडियो का PDF जो है आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने अभी तैयारी को करना स्टार्ट किए हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पर आप सभी को बहुत सारे क्लासेस प्रोवाइड कर दिए गए हैं और डेली बेसिस पर प्रोवाइड करते ही जा रहा हूँ, तो आप सभी की तैयारी वहाँ से कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और फिजिक्स के भी लेक्चर्स बहुत ही जल्दी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उन सभी लेक्चर को ज्वाइन करिए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन पाने हैं तो जानते ही हैं, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।